हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। मेरा नाम है रंजन। स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए एसएससी जेई का ये आरंभ बैच। एसएससी जेई के आरंभ बैच में अभी तक हम लोगों ने पावर सिस्टम के क्वेश्चंस जो है वो बनाए हुए थे टिल प्रीवियस सेशंस। अब यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूडब्ल्यूटी के क्वेश्चंस। तो आज से जो सेशन ऑन गोइंग रहेगा आपके लिए अगले 3-4 दिन तक, उसमें यूटिलाइजेशन के क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। फिलहाल आज मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके लिए यूडब्ल्यूटी से, और आगे आने वाले दिनों पे कन्फाइंड टॉपिक के क्वेश्चंस भी हम लोग सेपरेटली बनाएंगे। यूडब्ल्यूटी का वेटेज जो है आपको पता ही है कि यूडब्ल्यूटी का वेटेज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। 2018 से पहले के पेपर, 18-19 से पहले का आप एग्जामिनेशन का देखें, और 18-19 के खास तौर पे 19 के बाद के पेपर्स आप देखेंगे तो उसमें यूडब्ल्यूटी का वेटेज अब इंक्रीज हो चुका है, और टॉपिक में वेरिएशन भी बहुत अच्छा आने लग गया पहले की तुलना में। पहले फिक्स्ड क्वेश्चंस रहते थे। इल्यूमिनेशन पढ़ रहे हो तो आपको लाइटिंग डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, इन सब का क्वेश्चन कॉमन था, है ना। कुछ लैम्प टेक्नोलॉजी में सोडियम वेपर लैम्प पूछता ही पूछता था। अब ऐसा नहीं है, अब वाइड वैरायटी में चीज़ें पूछ रहा है आपसे। मरकरी वेपर लैम्प से भी क्वेश्चन आ जा रहा है, और आपसे नियॉन लैम्प का यूसेज और एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। तो मतलब वैरायटी अच्छी खासी है जो कवर की जा रही है अब एग्जामिनेशंस में, और हमको भी उसी के लिए एकदम मस्त तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कि आरंभ बैच में अभी तक हम लोगों ने इतना पोर्शन अपना कंप्लीट किया। अब 1 to 6 जनवरी के लिए हम लोग यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन जो है वो लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट शुरू होगा, देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट शायद यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग नॉन टेक्निकल के पोर्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर नॉन टेक के पोर्शन पर आ जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से वीक 4 शुरू हो रहा है, दैट इज 4 जनवरी 2024। डे 13 के हम लोग क्वेश्चन पर आ गए हैं। हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन का, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इतनी सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। इसी में से कुछ चीज़ों का टॉपिक जैसे लाइटिंग हो गया, हीटिंग वगैरह हो गया, वो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो बिना देरी किए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज शोन इन द गिवन फिगर। ये ऑप्शंस में से कौन सा ड्राइव इस फिगर में गिवन है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको दिखेगा कि यहाँ सब जगह पर मशीन लगी हुई है। ठीक, इस जगह पे मेन शाफ्ट है, यहाँ पर ये मेन शाफ्ट है, इससे एक और मशीन चल रहा है। मोटर इस पूरे सिस्टम के भीतर एक ही दिखाई देता है। तो मशीन वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कि ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे भी मोटर है, इधर पे भी मोटर है, नहीं तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। इस पूरे फोटो के भीतर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस पूरे फोटो में आपके पास सिर्फ एक मोटर है, ये मोटर है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब मशीन्स है। ये मशीन हो गया, ये मशीन हो गया, ये मशीन हो गया, जिसको ये ड्राइव कर रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो कपलिंग है वो भी काउंटर शाफ्ट कपलिंग का अरेंजमेंट जो है, देखिए दिस इज योर मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट से अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड शाफ्ट अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से काउंटर शाफ्ट का सिस्टम है जो इसको उल्टा घुमाने में मदद करेगा, और फिर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक ही मोटर अगर मल्टीपल लोड्स को एक साथ ड्राइव कर रहा है तो वो कहलाता है लाइन शाफ्ट ड्राइव, कि एक सिंगल मोटर और मल्टीपल एप्लीकेशन वही कंस्टिट्यूट कर रहा है। क्या होता है कि जब जब आईसी इंजन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, आईसी इंजन बेस्ड प्लांट्स जब होते हैं, और उनको सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिकल प्लांट्स के फॉर्म में स्विच करना है हमको, तो वहाँ पर लाइन शाफ्ट ड्राइव को ही सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, ताकि इनिशियल खर्चे से बचा जा सके, कंपनी को इनिशियल खर्चे से बचाया जा सके, और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी बढ़ाया जा सके उससे। तो लाइन शाफ्ट ड्राइव को प्रीफर करते हैं। लेकिन ऑप्शन में तो सर कहीं पे है ही नहीं लाइन शाफ्ट ड्राइव, क्योंकि लाइन शाफ्ट ड्राइव को ही बोलते हैं ग्रुप ड्राइव, इसी को बोला जाता है ग्रुप ड्राइव भी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। लाइन शाफ्ट ड्राइव या ग्रुप ड्राइव, दोनों में से किसी भी नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोटर्स एम्प्लॉयड, वो क्लासिफिकेशन है। मतलब कितनी संख्या में मोटर का इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन था, इसीलिए यहाँ पे मल्टी मोटर लिखा है। इंडिविजुअल मोटर ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव क्या हो गया कि एक ही एप्लीकेशन के लिए एक से ज़्यादा मोटर का इस्तेमाल करना पड़े। इंडिविजुअल मोटर ड्राइव का मतलब क्या हो गया कि एक एप्लीकेशन एक मोटर डेडिकेटेड हो उस काम के लिए। यूनिवर्सल मोटर ड्राइव यानी कि यूनिवर्सल मोटर्स का आप इस्तेमाल करें उस ड्राइव को रन कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है भाई, तो इस पॉइंट के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग यहाँ से, और अगला क्वेश्चन बोलता है कि परकशन आर्क वेल्डिंग की बात अगर करें तो हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम। देखिए, परकशन आर्क वेल्डिंग जो होता है, अब इसमें दो चीज़ होती है, दिमाग में कन्फ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर परकशन आर्क वेल्डिंग तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है,
तो आंसर क्यों ना रेजिस्टेंस हम लिख दें। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है आपको, आपको रेजिस्टेंस ये कौन से टाइप का वेल्डिंग है वो नहीं पूछा, आपको ये बोलता है कि उस आर्क वेल्डिंग के लिए जो हमको हीट चाहिए होता है वो एक सडन रैपिड डिस्चार्ज से निकल के आता है। वो डिस्चार्ज किससे मिलता है, ऑब्वियसली ऐसा सडन रैपिड डिस्चार्ज तो एक ही दे सकता है ना, कैपेसिटर। परकशन आर्क वेल्डिंग जो होता है इसको हम लोग डिफरेंट टाइप के थिन मेटल्स को आपस में वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ही आता है, ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की कैटेगरी में आता है, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट जॉइंट वेल्डिंग, सब रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। उसी में से एक है परकशन आर्क वेल्डिंग भी। लेकिन यहाँ पर जो हमको रैपिड डिस्चार्ज चाहिए होता है वो प्रोवाइड होता है कैपेसिटर से। मेन कैपेसिटर यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये देखिए इसकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेक्शन हमारा वर्क पीस का रहता है। एक कॉन्टैक्ट जो होता है यहाँ पे वो फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा फिक्स सेक्शन है और ये हमारा वर्क पीस है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, दिस इज आवर वर्क पीस, ये वर्क पीस है। और दूसरा वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो मूवेबल सेक्शन है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये आपके वर्क पीस का दूसरा हिस्सा जिसको आपको वेल्डिंग करना है। ठीक है, वर्क पीस का दूसरा पार्ट जिसको आपको वेल्ड करना है। तो ये मूवेबल है, तो फिक्स्ड हिस्सा अपने जगह पे रहेगा, मूव कराएंगे, प्रेशर लगाएंगे, इसीलिए प्रेशर वेल्डिंग की कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये ब्रिज रेक्टिफायर दिखाई दे रहा है, स्विच को आप ऑन करते हैं, ये आपका मेन कैपेसिटर है। यही मेन कैपेसिटर जब सडन डिस्चार्ज करता है तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको हैवी रश ऑफ करंट जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट तुरंत जनरेट कर लेता है, ये तुरंत के तुरंत अच्छा खासा ह्यूज जो हीट का डिसिपेशन है वो ये क्रिएट करवाता है। ठीक है, परकशन आर्क वेल्डिंग, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब यहाँ से। क्वेश्चन में लिखा हुआ लैम्प टेक्स 10 एम्पियर्स एट 250 वोल्ट्स और एमिट करता है 16,000 ल्यूमेन। आपको बताना है उसका एमएससीपी, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, एमएससीपी यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो आपको कितना दिया क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ल्यूमेंस की वैल्यू पूछा, ल्यूमेंस की वैल्यू दिया, MSCP is equals to the total lumens अपॉन ओमेगा सॉलिड एंगल या फिर 4 पाई स्टी रेडियंस के फॉर्म में। टोटल ल्यूमेन दिया हुआ है 16,000, डिवाइडेड बाई 4 पाई कर दें तो क्या इस डेटा की कोई ज़रूरत पड़ेगी, ये वाले डेटा की कोई ज़रूरत पड़ेगी क्या? ये हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाई पाई। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एमएससीपी की वैल्यू इतनी ही रहेगी, एमएससीपी की वैल्यू जो है वो इतनी ही फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो मीन ऑफ द कैंडल पावर ऑफ द सोर्स के फॉर्म में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस इन द प्लेन। किसी सोर्स के कैंडल पावर्स का एवरेज जब प्लेन के सभी दिशा में देखा जाए तो पोलार कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पोलार कर्व से हमको समझ में आता है, ये देखिए पोलार कर्व जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लीजिए, तो किसी लैंप के लिए आप ऐसे पोलार कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, वर्टिकल पोलार कर्व, हॉरिजॉन्टल पोलार कर्व, दोनों तरीके से इसको बनाते हैं। तो जब अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग डायरेक्शंस के लिए हम लोग जब देखते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ये मान के चल रहे होते हैं कि जो हमारी लैंप है वो हर दिशा में यूनिफॉर्म आउटपुट दे रही है, बट असलियत में ऐसा होता नहीं है। लैंप की शेप के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसके होल्डर्स के प्लेसमेंट के हिसाब से उसकी आउटपुट में वेरिएशन रहता है, हर जगह एकदम यूनिफॉर्म आउटपुट नहीं रहता है। तो वो जो वेरिएशन रहता है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द पोलार कर्व। तो पोलार कर्व हम लोग ट्रेस करते हैं, रोसियस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे उसको पूरा ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं कि किस एंगल पे कितने का वेरिएशन हो रहा है, ऐसा चारों तरफ ये चीज़ कर सकते हैं। तो हमको कहीं पे डिप दिखाई देता है, जैसे इस जगह पे कोई डिप दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरे डायरेक्शन का हमको आउटपुट मिलता है। तो एमएससीपी वही चीज़ को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एमएससीपी होता है और दूसरा एमएचसीपी होता है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है लैंप ऑफ 75 वॉट्स emitting 950 lumens uniformly in all the direction is placed in a frosted globe of 30 centimeter diameter। ये frosted globe light है 30 सेंटीमीटर डायमीटर की। ठीक है, इस पर लैंप को प्लेस किया गया है। 75 वॉट का जो लैंप है, जो 950 ल्यूमेंस जो है उसको एमिट कर रहा है सभी दिशा में, उसको प्लेस कर दिया गया। ग्लोब की डायमीटर 30 सेंटीमीटर की है। बोलता है लैंप गिव्स द यूनिफॉर्म ब्राइटनेस ऑफ इतना मिली ल्यूमेंस, 250 मिली ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर। एरिया के फॉर्म में दिया, मतलब ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। क्या दिया आपको, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या चीज़ है ये, इससे आप इसके फॉर्मूले, इसके यूनिट से
फॉर्मूला और फॉर्मूले से इस क्वांटिटी का नाम जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इन ऑल द डायरेक्शन द परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्लोब इज हाउ मच, ग्लोब जो है वो कितने परसेंट का लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब फ्लक्स अपॉन एमिटेड फ्लक्स, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू absorbed lumens upon the total emitted lumens into 100। एब्जॉर्प्शन फैक्टर वगैरह भी जब हम लोग फाइंड करते हैं तो इस तरीके से रिलेट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको ब्राइटनेस दिया हुआ है यहाँ पे कितना, आपको यहाँ पर ब्राइटनेस जो है वो गिवन है। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, डायरेक्टली ब्राइटनेस के फॉर्म में लिखिए आप। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ब्राइटनेस, कितने की ब्राइटनेस गिवन है यहाँ पे, यूनिफॉर्म ब्राइटनेस ऑफ 250 इंटू 10⁻⁻³ ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, सभी डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस को अगर कंसिडर किया जाए तो। फिर आगे क्या बोलता है, द परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द ग्लोब, द परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द ग्लोब। ठीक, देखिए आपको टोटल फ्लक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एमिटिंग द फ्लक्स, the emitted flux is of 950 ल्यूमेन। फ्लक्स जो एमिट हुआ वो 950 ल्यूमेन का हुआ, ब्राइटनेस लेकिन कितने का मिल रही है, इतने की मिल रही है। ठीक है, तो ग्लोब जो है वो कितने का फ्लक्स एमिट कर रहा होगा। देखिए ग्लोब के बारे में आपको क्या दिया हुआ है, इसका फ्रॉस्टेड ग्लोब का डायमेंशन दिया हुआ है सभी डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, कैसे शो करेंगे इसकी आउटपुट को, इसकी आउटपुट को कैसे शो करेंगे भाई, तो ये हो गया हमारे पास ग्लोब से कितना आउटपुट आ रहा है 250, इसको लिख लीजिएगा 250 इंटू 10⁻⁻³ ग्लोब से हमारे पास टोटल आउटपुट जो है वो कितने का आ रहा है, तो इंटू 4 पाई इंटू 30/2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई इंटू 30/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितने का डेटा देगा, यहाँ शायद जगह कम पड़ेगी तो इसको मैं कहीं और पर लिख देता हूँ। 30/2 हो गया ना, 3 3 9 900 और 2 2 4 900/4 हो गया यहाँ पे, तो 4.5, 900 का आधा कर लिया 4.5 हो गया, और आधा कर लिया 225 हो गया, 225 और इधर आ गया अपने पास 4 पाई 25 इंटू 4, और ये 750 कुछ समथिंग देगा, 10 का पावर तो -3 है, 750 पॉइंट समथिंग कुछ आ सकता है। 750 के आसपास का डेटा जो है, 750 से शायद छोटा डेटा देगा, 705 देगा, सॉरी 50 नहीं, एक जीरो मैंने इधर को उधर कर दिया, 705 के आसपास का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा ये ल्यूमेंस में, ये फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये ग्लोब जो है आपका, ये जो बल्ब होगा, ये जो ग्लोब होगा, ये टोटल ल्यूमेन आउटपुट दे कितना रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द ल्यूमेन आउटपुट एमिटेड फ्रॉम द ग्लोब। ओके, अब आपको पता करना है कि फ्लक्स एब्जॉर्ब कितनी हुई। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एमिटेड थी 950, जो निकल के आई वो 705 है, तो बीच में कितना एब्जॉर्ब हो गया, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए 950 डिवाइडेड बाई 705, 5 या 6 जो भी आएगा, इसको एक बार थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ले आइएगा आप, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 645 के आसपास ना, 645, 6 क्यों, सॉरी 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 600 नहीं, 9 और 2, 9 और 7 ना, 7 और 2 9 हो गया, तो 145 के आसपास आएगा ल्यूमेन में, 145 के आसपास आ रहा होगा, है ना, 145 के आसपास आएगा 750, अरे यार सॉरी, दिस शुड बी 245 ल्यूमेन, इतना हो गया एब्जॉर्ब, ऑलमोस्ट इतना एब्जॉर्ब हो गया। आपको वैसे भी परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में देख लीजिए, एब्जॉर्ब फ्लक्स डिवाइड बाई एमिटेड फ्लक्स ल्यूमेन में, डिवाइड कर लीजिए, परसेंटेज मिल जाएगा आपको, इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 245 डिवाइडेड बाई ग्लोब कितना एमिट किया, 705 इंटू 100, इससे आपको एफिशिएंसी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करके मिल जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2/7 देख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है 7 ना, 700 समथिंग, तो 0.7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा
3 के आसपास, तो 3 से थोड़ा छोटा वैल्यू, ऑलमोस्ट 25 वगैरह के आसपास का, 30 तो नहीं होगा, 25% के आसपास जाएगा, 0.025, 30 से छोटा, 25.6% के आसपास इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। 25.6 जो है अप्रॉक्सीमेशन में मुझे वही लग रहा है। देखो 50 होगा नहीं, 30 के आसपास आ रहा है मेरा आंसर इससे, 30 के आसपास मुझे परसेंटेज में लग रहा है, तो 30 से थोड़ा छोटा वैल्यू लग रहा है, 30 से छोटा वैल्यू यही दिख रहा है। बाकी तो 75 भी बहुत बड़ा है, 100 भी बड़ा है, और 50 भी, तो इसका आंसर बी आना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने अप्रॉक्सीमेशन से यहाँ पे भी लिखा है, इधर भी अप्रॉक्सीमेशन से ही लाया हूँ मैं, इधर भी अप्रॉक्सीमेशन से, बट फिर भी 25.6 इज द जेन्युइन आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल लिखता है कि ना मर्क्यूरी सेल, द जिंक मर्क्यूरी एमलगम इज यूज्ड एज एन एनोड एंड द कार्बन इज यूज्ड एज कैथोड। तो पेस्ट ऑफ क्या जो है उसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, पेस्ट ऑफ HgO जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है उसका पेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो छोटे छोटे बटन सेल्स होते हैं, पेंसिल सेल में तो नहीं यूज़ होता है, ये बटन सेल में ज़्यादातर ये वाला कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। इसकी शायद फ़ोटो होगी मेरे पास, मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरीके का सेल होता है, देखिए। इस सेल के ऊपर और भी क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में। देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, सीलिंग या इंसुलेटिंग एजेंट रहेगा बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में रहता है। टिन प्लेटेड आपके पास इनर टॉप सेक्शन रहता है, टिन का प्लेटिंग रहता है इसके ऊपर, और स्टील का आउटर टॉप सेक्शन जो है वो अवेलेबल रहता है। आउटर स्टील केस, बाहर से जो सेल का जो सेक्शन रहता है वो आउटर स्टील केस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए HgO का मिक्सचर विथ ग्रेफाइट वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इस जगह पर। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा वही मिक्सचर है, HgO का मिक्सचर। ठीक है, और अंदर का ये स्टील केस है जो इसके अंदर लगा हुआ है। KOH का सैचुरेशन रहता है विथ ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक, तो इस तरीके से मटेरियल जो है कंडक्ट करता है। इसी में सिल्वर ऑक्साइड का सेल जो है वो भी आता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सेल जो है वो भी आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ हीटिंग का प्रोसेस हो रहा है। द हीटिंग प्रोसेस मेक्स द यूज ऑफ करंट इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन इन द चार्ज टू बी हीटेड। जिस चार्ज को आपको गर्म करना है, जैसे ये चार्ज है, इसको हीट करने के लिए इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है। इन फैक्ट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर वर्किंग। जो ट्रांसफॉर्मर का फंडामेंटल वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। सो व्हाट टाइप ऑफ हीटिंग मेथड इज दिस। इतना हिंट देने के बाद तो एकदम क्लियर है कि इंडक्शन हीटिंग ही हो सकता है। इंडक्शन हीटिंग जिसके अंदर की हम लोग एडी करेंट्स और हिस्टेरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा मात्रा में हमारी हीटिंग जो होती है वो डिपेंड करती है एडी करेंट्स के ऊपर, और कुछ मात्रा में हम अगर मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है तो हिस्टेरेसिस के ऊपर भी डिपेंडेंसी देखते हैं। अगर मटेरियल सिर्फ मेटल है, जरूरी नहीं है कि फेरोमैग्नेटिक हो, तो उस कंडीशन में पूरी तरह से हम एडी करंट और फिर उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दोनों फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करते हैं इस हीटिंग पे। AC सप्लाई देना यहाँ पर मैंडेटरी होता है, और फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होता है बहुत अच्छे हायर रेंज की फ्रीक्वेंसी पर आप ये हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग और इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग बोथ द मेथड्स आर अवेलेबल। इसी का फर्नेस जो है वो भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है फॉर द गिवन कर्व इफ अल्फा इज द एक्सेलरेशन इन kmph/s एंड बीटा इज द रिटार्डेशन इन kmph/s। तो बताइए कि बीटा की वैल्यू कैसे बताएंगे। अल्फा अगर मान लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है कि आपको ऐसा स्पीड टाइम कर्व दे देता है, और स्पीड टाइम कर्व से आपको या तो सर्विस का टाइप पूछ लेगा, या इसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पूछ लेगा, या एक आध कोई इसके किसी एक स्टेप का आपको नाम पूछ लेगा कि भाई इस वाले को क्या बोलते हैं, B से C वाले को क्या बोलते हैं। इस तरीके का पूछेगा कि कोस्टिंग बोलते हैं, कि इसको ब्रेकिंग पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा पूछता है। या ट्रेपेजॉइडल कर्व, क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व, ऐसा पूछ लेगा कि कौन सी सर्विस का होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इन सबसे। बोलता है कि ये गिवन कर्व में अगर अल्फा एक्सेलरेशन को बताता है और बीटा रिटार्डेशन को बताता है, तो बताइए कि बीटा का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या हो जाना चाहिए इस पूरे केस के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑप्शन सेज कि Vm डिवाइड बाई T2, सेकंड ऑप्शन सेज Vm बाई T3, थर्ड ऑप्शन इज Vm बाई T1 एंड लास्ट ऑप्शन इज Vm अपॉन T1 प्लस T2। भाई देखिए, Vm मतलब ये वोल्टेज नहीं है, ये मैक्सिमम स्पीड को दर्शाता है। ये Vm जो है, दिस इज मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन जो है आपकी वो कितना मैक्सिमम स्पीड अटेन कर रही है। अच्छा, टी क्या दिखा रहा है आपको, टाइम पीरियड के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, टी जो है वो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन यहाँ से शो कर रहा है। तो अब इसको सोच करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व का ये केस है और आपको इसका आंसर बताना है।
तो रिटार्डेशन कहाँ से कहाँ आपको होता हुआ दिख रहा है? देखिए ये 0 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे इस ए पॉइंट तक, ओ से ए तक देखेंगे तो एक्सेलरेशन हो रहा है, T1 पीरियड में एक्सेलरेट कर रही है आपकी ट्रेन। ए से लेके इस मिडिल पॉइंट तक या बी पोर्शन तक आप पूरा आ जाइए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी ट्रेन जो है वो फ्री रन कर रही है कि कोस्ट कर रही है? ये सोचिएगा, फ्री रन कर रही है कि कोस्ट कर रही है? इस पोर्शन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद बी से सी पर क्या हो रहा है? तो भाई कोस्टिंग का पीरियड है यहाँ पर, ये ग्रेजुअली रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। आइडियल केस है तो ए से बी तक कांस्टेंट दिखा सकते हो आप, लेकिन बी से सी जो है इस पर क्या हो रहा है? इस पर ही रिटार्डेशन हो रहा है या ब्रेकिंग हो रहा है? इसी पर रिटार्डेशन या ब्रेकिंग का इफेक्ट हो रहा है। तो रिटार्डेशन कब, कौन से टाइम पीरियड पे हुआ? टाइम पीरियड T3 पे हुआ, T1 पे भी नहीं और T2 पर भी नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड डिवाइडेड बाई T3 पे हमको मिलेगा किसकी वैल्यू? बीटा की वैल्यू, दैट इज द रिटार्डेशन कोफिशिएंट या रिटार्डेशन, जैसा भी आप इसको बोलना चाहें। क्लियर है? मान लो आपको बीटा अल्फा दोनों में से अल्फा पूछा होता तो क्या बताते आप आंसर में? अल्फा पूछा होता तो आप बताते कि यहाँ पे Vm डिवाइडेड बाई T1 बताते, वो आपको एक्सेलरेशन कोफिशिएंट के बारे में आंसर देता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर Vm बाई T3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब इसके बाद। अगला सवाल, क्वेश्चन बोलता है कि नियरली इक्वल इल्यूमिनेशन इन ऑल द डायरेक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग विच टाइप ऑफ लाइटिंग? ऑलमोस्ट इक्वल टाइप का इल्यूमिनेशन जो है वो लगभग सभी डायरेक्शन में मिल सकता है, कौन सी लाइटिंग का इस्तेमाल करके? तो भाई हर टाइप की लाइटिंग के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। इनडायरेक्ट लाइटिंग, डायरेक्ट लाइटिंग। देखिए डायरेक्ट लाइटिंग का सिंबल आप ऐसे शो कर सकते हैं, 60 से 90% लाइट सीधे सीधे ज़मीन की तरफ से आती, और ऑलमोस्ट 90-95% भी मान लो आप अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट 5 to 10% लाइट रिफ्लेक्टेड फॉर्मेट से आती है। तो ये डायरेक्ट लाइटिंग हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में यही पूरा चीज़ उल्टा हो जाता है, मतलब 60 to 90% ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड फॉर्म में आती है यहाँ से, और जबकि 5-10% जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। अब इन्हीं के बीच में स्टैंड करते हैं कौन? इन्हीं के बीच में स्टैंड करते हैं सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट। हालांकि फिलहाल हमको इस पूरे ऑप्शंस के अंदर से अगर बताना हो तो क्या जनरल डिफ्यूजिंग को बता सकते हैं क्या? जनरल डिफ्यूज लाइट चारों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होता है? इक्वल इल्यूमिनेशन, लगभग इक्वल इल्यूमिनेशन आपको बोल रहा है कि सभी डायरेक्शन में अगर हमको चाहिए तो कौन सी लाइटिंग यूज करनी चाहिए? देखिए इनडायरेक्ट का तो सवाल उठता है या नहीं उठता है? इनडायरेक्ट ऑप्शन का सवाल उठता है कि नहीं उठता? ऑलमोस्ट इक्वल इल्यूमिनेशन, छत की तरफ आप टॉर्च कर दीजिए, देखिए पूरे कमरे में बिल्कुल बराबर इल्यूमिनेशन दिखेगा, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इल्यूमिनेशन कम हो जाएगा। ये एक डिफरेंस आपको दिखता है, ये एक डिफरेंस जो है वहाँ पर दिखता है। जनरल डिफ्यूजिंग स्कीम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकती है। इसको सोच के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन तो एसएससी जेई में भी पूछा हुआ है इस बार का, इस बार के एसएससी जेई में भी पूछा हुआ था 2023 वाले में। चलिए बनाते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में वेल्डिंग जो शो हो रहा है आपको, कौन से प्रकार का वेल्डिंग है ये? तो भाई देखिए वेल्डिंग में को पहचानने का दो तरीका सिंपल सा। पहला कि जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा, कैसा दिख रहा है आपको, और दूसरा जो इसमें वेल्डिंग हो करके निकली है वो वेल्डिंग कैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, तो क्या ये स्पॉट वेल्डिंग है? नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोड को चेक करिए, इलेक्ट्रोड रोलर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये वेल्डिंग का प्रकार जो है इट इज़ अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सबसे पहला, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन सी कैटेगरी में आता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग आता है प्रेशर वेल्डिंग की कैटेगरी में। इट इज़ प्रेशर वेल्डिंग कैटेगरी का एग्जाम्पल। ओके, प्रेशर वेल्डिंग के अंदर भी आप क्या क्या पढ़ते हैं? स्पॉट पढ़ते हैं, फिर सीम पढ़ते हैं, फिर प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, फिर आप बट जॉइंट पढ़ते हैं, फिर परकशन आर्क पढ़ते हैं। वो इसमें से, ये वाला इसमें से कौन सा वाला है? ये इसमें से कौन सा वाला है? दिस इज अ सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज अ रोलर इलेक्ट्रोड। ये रोलर इलेक्ट्रोड जो होता है वो मल्टीपल स्पॉट्स बनाते चलता है, लगातार स्पॉटिंग क्रिएट करता जाता है। तो स्पॉट्स, खूब सारे स्पॉट्स मिल करके एक कंटिन्यूस वेल्ड बना देते हैं वहाँ पे। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ, अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग दिया हुआ है यार, बहुत अच्छा।
परकशन आर्क वेल्डिंग भी बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए, मुझे लगा नहीं दिया हुआ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, मुझे लगा सीधे सीम लिख दिया होगा इसके अंदर, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जनरलाइज फॉर्म में आंसर दिया आपको, जनरलाइज वाला आंसर दिया। रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो इसके अलावा भी 4 और होते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल आंसर ही यहाँ पे सूटेबल दिखेगा, क्योंकि ना तो ये बट जॉइंट है, ना ये परकशन आर्क है, और ना ही ये स्पॉट वेल्डिंग है। एक बार को कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्ड अगर लिख देगा ना तो उसको टिक कर दीजिएगा। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग भी इसी को बोलते हैं, सीम वेल्डिंग को, ठीक है। तो इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं आपको क्वेश्चन में देगा। अगर ये फोटो के साथ पूछ लिया कौन सा वेल्डिंग है, आप सीम वेल्डिंग बोल दीजिएगा। ये नहीं बोला तो आपको कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग पूछ सकता है, ये भी ठीक है। और ये दोनों में से कुछ नहीं बोला, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पूछा, वो टिक कर दीजिए। प्रेशर वेल्डिंग बोलेगा तो भी यही है आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखता है फाइंड द इल्यूमिनेशन ऑन द नॉर्मल सरफेस इफ द कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प इज 150 एंड अ प्लेन सरफेस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर्स फ्रॉम दिस लैम्प। चलिए भाई देखें क्या क्वेश्चन है। इल्यूमिनेशन बताना है आपको, यानी कि ई की वैल्यू पूछा है। कहाँ पर? नॉर्मल सरफेस पर। अगर कैंडल पावर किसी लैंप का, सपोज कर लीजिए यहाँ पे ऐसा फ्लोर है, इधर पर ऐसी लैंप लगी हुई है, ठीक। इसका कैंडल पावर यानी आई की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 150, ठीक है। और प्लेन सरफेस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 1.5 मीटर्स की है फ्रॉम दिस लैम्प। ये प्लेन सरफेस 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। किससे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल्स टू आई अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कौन सा रूल है ये? इल्यूमिनेशन का कौन सा रूल है? इल्यूमिनेशन का इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। आई की वैल्यू आ गई आपके पास 150 और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसी से आपको ई की वैल्यू मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ लक्स। वही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 15 ये 66.6 के आसपास का डेटा रहेगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, 66.6 ये वाला आंसर दिख रहा है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि सारा डेटा उसी करीब करीब का है, ठीक है। एक बार सही से सॉल्व करके इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा, मेथड इंपॉर्टेंट है यार मेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल जो आपके सामने है, इसमें बोलता है कि इन विच टाइप ऑफ वाटर हीटर द हीट रेज फ्रॉम एन एलिमेंट ब्रॉट अप टू रेड हीट by the passage of electric current travel through air rapidly and raises the temperature of the solid substance in the surroundings which fall in its range। कोई ऐसा substance होगा, कोई ऐसा अपने पास हीटर होगा, ठीक है, कोई ऐसा वाटर हीटर है, इनफैक्ट कोई ऐसा वाटर हीटर है हमारे पास जिसमें कि जब हम सप्लाई इसमें वाटर जो है उसके लिए जब हम इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं तो रेड हॉट होने तक हम उसको पूरा हीट अप कर रहे हैं और उससे आसपास की सराउंडिंग की जो एयर है या जो सॉलिड सब्सटेंसेज हैं वो हीट होना शुरू हो जा रहे हैं। एयर जो है उस हीट को सर्कुलेट करवा रही है और आसपास के सराउंडिंग जो है वो पूरे हीट अप हो जा रहे हैं। बताइए कौन सी मशीन है? पहला ऑप्शन बोलता है 3 हीट स्विच, गलत ऑप्शन है। हीट स्विच जो होता है वो हीटिंग कैसे प्रोवाइड करेगा? उसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी गलत ऑप्शन है, उसमें वाटर का क्या खेल। अब आप बोलोगे सर वो स्टीम तो आयरन के अंदर होता है ना, स्टीम निकालने वाला, तो वो उसका काम यार हीट को पूरे कमरे में डिसिपेट करने के लिए नहीं होता, उसका वर्क अलग होता है। इलेक्ट्रिक ओवन का हीटिंग पूरे रूम के हिसाब से, और वाटर का फिर रोल यहाँ समझ नहीं आता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक रेडिएटर्स। इलेक्ट्रिक हीट रेडिएटर जो है उसका इस्तेमाल होता है, खासतौर पे अपने देश में तो उतना नहीं होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। ये रशिया वशिया टाइप की जो देश है वहाँ पे खूब इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक हीट रेडिएटर्स का। रेडिएटर क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। एक तो आपको गर्म पानी भी आखिरी में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उससे पहले उसी हीटेड वाटर का एक रेडिएटर सेक्शन हम वो लोग क्रिएट करते हैं। उस रेडिएटर के अंदर पूरा पानी ट्रैवल करता रहता है, हीट होता रहता है, और उसकी हीट का डिसिपेशन भी रूम के अंदर होता रहता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये रूम में हीटिंग करने के लिए, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ऐसे रेडिएटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक साथ दोनों पर्पज़ इससे फुलफिल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला सवाल आ गया अपने पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये रहा अगला सवाल। लिखा हुआ है आफ्टर हैविंग अटेन्ड अ टेम्परेचर राइज करस्पॉन्डिंग टू कंटिन्यूअस रन ऑन फुल लोड the generator should be capable of withstanding a dash overload for 15 सेकेंड।
सपोज कर लीजिए कि आपका जनरेटर जो है वो फुल लोड पर चला, टेम्परेचर राइज जो है कंटिन्यूअस रन ऑन अ फुल लोड के बराबर का टेम्परेचर राइज पहुंच भी गया इसका, ठीक है। तो अब उसके बावजूद आपका जो जनरेटर है उसको अपनी ओवरलोड कैपेसिटी से कितना परसेंट ज़्यादा तक विथस्टैंड कर लेना चाहिए अगर उसको और 15 सेकंड मुझे चलाना है। तो इस क्वेश्चन का एकदम फिक्स्ड आंसर है, ठीक है। अगर 50 हॉर्स पावर तक का जनरेटर है, 50 हॉर्स पावर जनरेटर बोलता हूँ, सॉरी मोटर की अगर मैं बात करूँ, जनरेटर नहीं मोटर की अगर मैं बात करूँ, हालांकि यहाँ पे तो चलो जनरेटर का केस दिया तो बात अलग हो जाएगी। मोटर का अगर केस है तो लगभग 50 HP तक का अगर है तो 15 सेकंड के लिए वो 100% ओवरलोड की कंडीशन पर भी विथस्टैंड कर जाना चाहिए, उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ आपको कि अगर इसकी जगह पे मोटर पूछता ना, सो फॉर 15 सेकंड कितने का मोटर है, अगर मान लो 50 HP का मोटर है तो उसको अगले 15 सेकंड के लिए, मतलब फुल लोड पर फुल हीट होने के बावजूद उसको अगले 15 सेकंड के लिए पूरा 100% हीट डिसिपेशन, मतलब पूरा 100% रन जो है विथस्टैंड जो है वो ओवरलोड पर करना चाहिए उसको, ठीक है। और 50 HP से अगर ऊपर हुआ तो फिर 75%। बट ये सब बात खैर मोटर के लिए, जनरेटर के केस में ये बात अलग हो जाती है। जनरेटर के केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50%। तो नेक्स्ट 15 सेकंड के लिए जनरेटर को 50% जो है ऑफ ओवरलोड उतनी कैपेसिटी तक विथस्टैंड कर सकना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन को विजिबल कर देते हैं आपके सामने। हाँ जी, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो है इस पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेमी डायरेक्ट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट। अपवर्ड और डाउनवर्ड लाइटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है अगर हम बात करें अबाउट द सेमी डायरेक्ट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट। सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट नहीं है, सेमी डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसको ऐसा शो करते हैं, ये लाइटिंग स्कीम कुछ ऐसी दिखाई देती है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का स्कीम। और भी इसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेमी डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा परसेंटेज ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्ट फॉल होता है फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस, जबकि एक स्मॉलर परसेंटेज ऑफ लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्टेड फॉर्म में आता है हमारे पास, ठीक। तो ऑलमोस्ट एक बिग परसेंटेज हमको डाउनवर्ड मिलेगा और एक स्मॉलर परसेंटेज अपवर्ड से रिफ्लेक्टेड फॉर्म में। तो 60 से 90% अपवर्ड और 10 से 40% डाउनवर्ड, ये तो बात गलत है, सेमी डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है। 90 से 100% अपवर्ड और 0 से 10% डाउनवर्ड, नहीं नहीं, ये भी डायरेक्ट का हो जाएगा। 10 से 40% अपवर्ड और 60 से 90% डाउनवर्ड, ये बात सुनने में सही लग रही है। 0 से 10% अपवर्ड और पूरा 90 से 100% डाउनवर्ड, तो फिर बच क्या जाएगा, ठीक है। तो फिर तो ये डायरेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है कि 10 से 40% के लगभग हम लोग अपवर्ड से रिफ्लेक्टेड फॉर्म में लेते हैं, जबकि इतना पोर्शन जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग वहां से अज्यूम करते हैं, ठीक है। चलिए और एक आध कोई क्वेश्चन है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और आया, सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल मेथड यूज्ड इन द ट्रैक्शन सिस्टम गिव्स द स्पीड रेंज ऑफ अबाउट। अब रेशियो के फॉर्म में पूछता है आपको, ये रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, इसको एज अ होमवर्क रखते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी अपने सेशन का ही है, तो एज अ होमवर्क इस सवाल को रखते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में आप बताइएगा, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मेरा भी सॉल्व करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस वजह से आज तो नहीं, लेकिन अगली क्लास में, जो भी अब अगली क्लास होगी अपनी कल इसी सब्जेक्ट की, उसमें इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आपके पास कल तक का समय है कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर बताने का। फिर उसके बाद क्लास में इसी से शुरुआत करेंगे और ये वाला मैं आपको पूरा सॉल्व करवा के बताऊंगा कि कितना आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इजी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता तो मैं आपको इसमें छोड़ देता कि चलो ठीक है इसका आप आंसर बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। इसको सॉल्व करके मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। बट अभी तब तक के लिए आप इस पर एफर्ट करिए और देखिए बना करके कि क्या आंसर आता है। तो आज का ये सेशन, ये वीडियो यहीं पर स्टॉप अप करते हैं और मिलते हैं आप सभी से कल 5 तारीख 5 जनवरी। इंपॉर्टेंट है, कल कुछ आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, कुछ नया चीज़ जो है वो भी लेकर के आऊँगा, तो मज़ा आएगा। और साथ ही साथ हम और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी बनाएंगे हम लोग UWT के। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।